हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मैकश क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 2। इसमें आज हम सीखेंगे nth टर्म ऑफ एपी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके बारे में पूरे हम पढ़ेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन वगैरह करेंगे। इससे पहले हम पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे उसका रिकैप ले लेते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि एपी क्या होता है। मतलब एपी एक सीरीज़ को कहते हैं जिसके अंदर हर एक प्रेसिडिंग मतलब आगे अगला टर्म जो होता है सक्सीडिंग टर्म, वो प्रेसिडिंग टर्म में कुछ एक फिक्स नंबर ऐड करके बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। वो एक तरह की सीरीज़ बनती है, उसको एपी कहते हैं। फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी जितना भी टर्म होता है वो क्या होता है, वो अपने वाले पहले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड होकर अगला टर्म बनता जाता है। उस फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं, डी, कॉमन डिफरेंस। ठीक। अब डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। और हमेशा एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म होता है, ए वन या ए से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को, ये हमेशा फिक्स्ड होता है। फिर हमने एपी के टाइप के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एपी। पहले बारे में पढ़े थे फाइनाइट एपी के बारे में। मतलब जिस एपी के अंदर क्या हो, उसका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फिक्स होता है, तो उसको हम बोल देंगे फाइनाइट एपी। फाइनाइट टर्म हो उसके अंदर, जैसे एग्जांपल उत्तर मैंने ये दिया 2 3 4 5। और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म है इसका, तो नंबर ऑफ टर्म तो फिक्स है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट एपी हो गया। अब दूसरा था हमारे पास क्या था, दूसरा था हमारे पास इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं होंगे एक तरह से। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने ये एक एपी की सीरीज दी 1/2 1 3/2 2 5/2, एज इट इज़ ये चलता जा रहा है बेसिकली। तो ये इसका नंबर ऑफ टर्म हमें पता नहीं, ये नहीं पता कि इसमें टोटल कितने टर्म से कहाँ तक ये भी है। तो इसको इनफाइनाइट तक है, इसलिए हम इसे इनफाइनाइट एपी कहेंगे। मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म डिफाइन नहीं होते, उसको हम इनफाइनाइट एपी कहेंगे। बेसिक ये सब पढ़े थे। फिर हम पढ़े थे एक तरह से एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म होता है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये सारे टर्म के बारे में बोले थे। और लास्ट में हम पढ़े थे जनरल फॉर्म ऑफ एपी। पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म क्या, ए प्लस डी होता है, तीसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस टू डी होगा, फिर है वो चौथा टर्म ए प्लस थ्री डी, एज इट इज ऑन। तो चलो आज शुरू करते हैं आज की क्लास, एन टर्म ऑफ एपी। जैसे बेसिकली एपी में क्या होता है कि हर एक जो टर्म होता है, अगला वाला टर्म वो पिछले वाले टर्म में कुछ ऐड होकर बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक एपी लिखा 2 3 4, तो एक एपी चलती जा रही है। इसका कॉमन डिफरेंस पता चल रहा है, यहाँ से डी की वैल्यू 1 है और फर्स्ट टर्म 2 है। अब इंसान को अगर सेकंड, ये फर्स्ट टर्म हमारे पास, ये सेकंड टर्म, अगर इसको अगर सेकंड टर्म बना तो उसने कैसे बनाया होगा, फर्स्ट टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके, जिसको डी बोलते हैं, 1 ऐड किया तो 3 बना। अब इसको फोर्थ बनाना है, मतलब थर्ड टर्म बनाना हो, तो उसने क्या किया, जैसे अपने पहले वाले टर्म को देखा 3, उसमें 1 ऐड किया, फिर 4 बना। उस तरह से अगर 5 बनाना हो तो इसने 4 में 1 ऐड किया। तो हम कैसे निकालते हैं, अगर मुझे ये बनाना है तो हम इससे पीछे वाले टर्म में डी को ऐड करते जाते हैं। ये हम पढ़े थे बेसिकली। अब इस तरह से हम देखते हैं, जैसे अगर मुझे A1 निकालना है तो ये तो फिक्स ही होता है, A1 ए से डिनोट करते हैं। अब A2 निकालना, तो A2 कैसे निकलेगा, A2 से पहले वाला टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म A1, उसमें हम क्या जोड़ेंगे, फिक्स नंबर जोड़ेंगे जो D होता है बेसिकली, तो हमें A2 मिल गया। अब उस तरह से अगर मुझे A3 निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, A1 पता है, A2 पता है, अब A3 निकालना, तो A3 कैसे निकलेगा, हमें तो A2 तो पता है ना, इसके A3 से पहले वाला टर्म कौन है, A2, तो A2 में हम क्या है, फिक्स नंबर जोड़ते जाएंगे। अब 80 की वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हम यहाँ पे A1 प्लस डी रख सकते हैं। ये A2 की वैल्यू मैंने रखी, और प्लस डी ये A3, तो यहाँ से हमारे पास निकल जाए A1 प्लस टू डी। इसी तरह से अगर मैं निकालना चाहूँ A4, फोर्थ टर्म निकालना चाहूँ, तो फोर्थ टर्म क्या होता है, फोर्थ टर्म निकालने के लिए कैसे निकाला, उससे पहले वाला टर्म कौन आएगा, फोर्थ टर्म से पहले वाला थर्ड टर्म, उसमें एक फिक्स नंबर जो डी होता है उसको ऐड किया होगा। अब A3 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाला, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो A1 प्लस टू डी, A3 की जगह रख दे प्लस डी, तो A4 निकल गया। तो आपको पैटर्न नज़र आ रहा है। अगर अगर हम नॉर्मल, अगर हम नहीं जानते तो हम क्या करते, अगर मुझे हर एक टर्म पता करना होता तो हम क्या करते, अगर मुझे थर्ड पता करना तो उसको सेकंड निकालते, उसमें फिर जोड़ते, अगर फोर्थ पता करना तो थर्ड में फिर को जोड़ते, फिफ्थ पता करना हो तो हमें फोर्थ टर्म चाहिए होता है, उसमें हम डी को जोड़ के अगले टर्म बनाते। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका क्या है वो देख,
अब इस समय पैटर्न नज़र करें, जैसे A2 निकालना है तो हम क्या करें, A1 या A लिखो में D जोड़ रहे, A3 निकालना हो तो हम क्या जोड़ रहे, A में 2D जोड़ रहे। मतलब A तो एज़ इट इज़ है, उसमें कितना D जोड़ेंगे वो कितना, जितनी जो टर्म निकाल लो उससे एक कम जोड़ते हैं। जैसे मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो इससे एक कम क्या होगा, 3 में से 1 घटाओ तो 2, तो 2D हम जोड़ेंगे इसके अंदर। A फोर्थ अगर निकालना, फोर्थ टर्म निकालना हो तो A प्लस, अब जब 4 में से एक कम तो 3, तो 3D हम जोड़ेंगे। ये एक पैटर्न नज़र आता है। अब पहले हमारे पास क्या था, अगर हम जनरल जानते तो हमें क्या, अगर मुझे A5 निकालना होता तो हमें A4 चाहिए होता। लेकिन अगर हमें फर्स्ट टर्म और D पता है तो हम कोई भी पूरी AP जनरेट कर सकते हैं, बेसिकली कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे A5 निकालना है तो हम क्या करेंगे, A प्लस 5 में से एक कम, 5 माइनस 1 यानी 4D, तो A प्लस 4D आ गई। तो एक तरह का ये पूरा सिचुएशन है। मतलब अगर पहले हमारे जनरली अगर नहीं पता हुआ होता तो हम क्या करते हैं, हमें हर एक टर्म निकालने के लिए उससे पहले वाला टर्म पता होना चाहिए और साथ में कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, एडिशन निकालते जाते हैं। और मुझे सपोज़ करते अगर हमें ये सब नहीं मालूम होता तो हम अगर फिर ये वाला, मैं अगर फोर्थ टर्म निकालना चाहता है, ये फोर्थ टर्म, तो मुझे इससे पहले वाला टर्म ये पता होना चाहिए, थर्ड टर्म, उसमें 1 जो भी कॉमन डिफरेंस वो ऐड करते हैं तो मुझे ये मिलता। लेकिन इसमें क्या है, इस तरह से हमें क्या एक चीज़, नई चीज़ पता लगी कि हमें ज़रूरत नहीं है कि अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालना है तो हमें ज़रूरी नहीं कि हमें थर्ड टर्म पता हो। हमें बस क्या पता होना चाहिए, ए और डी की वैल्यू पता होना चाहिए। हम कोई भी टर्म जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं एक तरह से। अब जैसे हम एक तरह से सीरीज़ लिखें तो पहले हम, जैसे कोई भी एपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म होता है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एज इट इज चलता है। तो हमने वहाँ से निकाले A1 तो ये फिक्स होता है। सेकेंड टर्म क्या आया था, ए, जो टर्म निकालना है उससे कम, एक कम डी जोड़ना है। 2 निकालना है तो 2 में से 1 कटेंगे तो 1, एक डी जुड़ेगा इसमें। अब थर्ड टर्म निकालना है तो A प्लस में कितना डी जोड़ेंगे, 3 है, थर्ड टर्म निकालना है तो इससे एक कम, 3 में से एक कम आएंगे तो 2 बचे तो 2 डी जोड़ेंगे इसके अंदर। फोर्थ निकालना है तो A प्लस, यहाँ पे कितना डी जोड़ेंगे, 4 है, तो उससे एक कम यानी 3 डी जोड़ेंगे, एज इट इज़ निकाल सकते हैं। तो ये हमारा AP हो गया एक तरह से। अब जैसे हमारे पास देखना, तो इसको हम एक बेसिकली अगर एक जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो हम कैसे निकालें, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे nth टर्म निकालना हो, कोई भी nth टर्म, 14, 100, 15 जो भी, तो हम क्या करेंगे, उसमें ए तो जोड़ेंगे, जो टर्म निकालना हो तो उससे एक कम, जैसे मुझे यहाँ पे थर्ड निकालना तो उससे कम मैंने टू 2D जोड़ा, फोर्थ निकालना तो 4 से कम यानी 3, तो 3D जोड़ा। अगर मुझे एन टर्म निकालना है तो एन से कम, n-1, जैसे मुझे 3 निकालना था तो मैंने 2 जोड़ा, 3-1 ऐड किया ना यहाँ पे, उस तरह से n निकालना तो n-1 इंटू डी। तो ये होता है हमारा n टर्म ऑफ AP, एक जनरलाइज टर्म, n टर्म ऑफ AP। एग्जाम्पल जैसे हमने निकाला था ना, A प्लस डी था, तो हम ये भी तो देख रहे हैं कि अगर मुझे 2 निकालना तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे D जो होता है, D के पास हम क्या कर रहे हैं, जो टर्म निकालना तो उसमें से एक कम करके हम वैल्यू रख रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है। जैसे A3 के लिए हम कैसे निकाले थे, पूरा सॉल्व किए थे तो आया था ना A प्लस 2D। तो हम क्या कर रहे हैं असल में, बेसिकली A में कितना जोड़ रहे हैं, जो टर्म हम निकालना चाह रहे हैं उससे एक कम हम जोड़ते जा रहे हैं। उसी तरह से अगर मुझे AN निकालना हो तो A में हम क्या जोड़ेंगे, जो टर्म है उसमें से एक कम इंटू D, ये होता है AN टर्म। इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। जैसे एक बंदा था, उसने एक ऑफिस में, एक बॉय, मतलब उसने एक जॉब ऑफर किया, एक तरह से ज्वाइन किया, जिसकी मतलब इनिशियल सैलरी 1 मंथ की सैलरी कितनी थी, इनिशियल सैलरी जो थी उसकी 1 मंथ की स्टार्टिंग सैलरी जिसको बोलते हैं बेसिकली, वो थी एग्ज़ाम में 2000 रुपीज़ थी। और उसको बताया जाए कि हर एक साल में, मतलब हर एक साल में उसकी जो सैलरी है ना वो 500 रुपीज़ इंक्रीज़ होती जाएगी। तो अब मुझे बताओ इसकी सैलरी 10,000 कब हो जाएगी, मुझे ये पता लगाना है। इतना तो पता है, जो उस बंदे ने जॉब ज्वाइन किया, जिसकी इनिशियल सैलरी उसको कितनी दी गई, 2,000 रुपये। अब उसको कहा गया कि आपको हर साल आपकी जो सैलरी में 500 इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर मैं इसकी फर्स्ट ईयर की सैलरी अगर देखूँ तो फर्स्ट ईयर में तो किसको कितना मिला होगा, 2,000 रुपया। और सेकेंड ईयर में कितना मिला होगा, सेकेंड ईयर में कितना मिला होगा, 2,000, उसमें 500 और ऐड कर दो, मतलब उसको लगभग कितना मिला होगा, 2,500 रुपये, इतनी सैलरी मिली होगी। फिर थर्ड ईयर में देखेंगे तो 2,000 में पहले सैलरी था, सेकेंड ईयर में 500 मिला, और थर्ड में एक और 500 मिलेगा, इस तरह से करते 3,000। अगर हम इस सबको पूरा वैल्यू को अगर देखें तो ये पहले 2,000 था, फिर कितना था, फिर इसका कितना हो, 2,500 हो गया, फिर 3,000 हो गया, एज इट इज चलता जा रहा है। तो आपको ये AP नहीं दिख रहा, ये एक AP जैसा तो समझ आ रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म 2,000 रुपया है। और देखो, और इन दोनों का अगर D निकालने की कोशिश करें, जैसे A2 -A1 करते हैं, सेकेंड -1,
मतलब आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते बेसिकली। जैसे मुझे थर्ड से निकालना है तो थर्ड -2 करेंगे, सेकंड से तो सेकंड -1 करते हैं। तो सेकंड टर्म मेरा कितना है 25 माइनस फर्स्ट टर्म 2000। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 500 का डिफरेंस है। इस एग्जाम्पल के तौर पे अब इसकी डी की बात करते हैं। तो डी कैसे निकाल, जैसे मैं यहाँ से अगर निकालना चाहता तो ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड से पहले वाला कौन आता है सेकंड, तो सेकंड को माइनस करो। तो थर्ड है 3000 माइनस 2250, तो हमारे पास डी कितना आ रहा 500 आ जा रहा है। तो हमें एक एपी सीरीज़ बन रही है। अब मुझे पता लगाना कौन से टाइम पे जाके इसकी सैलरी 10,000 हो। मुझे नहीं पता कि पहले साल में होगी, 10 साल में होगी, 4 साल, मुझे नहीं पता। अब जो भी टर्म है वो तो, अब जो भी इसमें भी अगर उसकी सैलरी 10,000 है, मान लो किसी टाइम बाद जाके उसकी सैलरी 2000 से स्टार्टिंग हुई, 2500 हुई, फिर जाके वो 3000 होगी, ऐसे करते करते किसी टाइम पे जाते हैं तो उसकी सैलरी कुछ तो हो जाएगी 10,000। अब मुझे नहीं पता है कब हो जाएगी, तो हमें पता नहीं, तो ये कोई एक टर्म ही तो होगा। इस एपी के हिसाब से देखा है तो कोई तो टर्म होगा जिसके बारे में हमें पता लगाना बेसिकली। तो इस टर्म को हम कुछ मान लेते, हम मान लेते हैं ये कोई nth टर्म है, nth टर्म है। तो nth टर्म हमारे पास कितना है 10,000 रुपये। अभी हमें नहीं पता कौन सा टर्म है, ये पहले साल हुआ, ये दूसरा साल, इस तरह से एज कोई साल में तो आ रहा होगा। अब एन मान, तो एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो एन कितना हमारे पास 10,000 रुपये, ए की वैल्यू हमें पता है 2,000 रुपये, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारे पास यहाँ पे 500 निकालते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे बेसिकली, 10,000, ये 2000 इधर आएगा, इधर आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू 500। इस 10,000 में 2,000 जाए तो 8,000 बचा। अभी एन माइनस 1 इंटू 500, अब ये 500 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाती है, 8000 डिवाइड बाई 500 आ गया, बराबर एन माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे तो 16 5 जा 80 होता है, उस तरह से होगा। तो 5 1 जा 5 और 3 बचेगा 35, मतलब 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 80। अब मेरे पास 16 बराबर एन माइनस 1, तो एन बराबर कितना है 16 प्लस 1 यानी 17। मतलब उसकी सैलरी तीसरे साल में, मतलब 17 साल में जो 17 मतलब 17th जो टर्म होगा, अब हर एक टर्म जो था हमारा वो ईयर को बता रहा था। जैसे फर्स्ट ईयर में इतनी सैलरी थी, फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड ईयर था, ये सेकेंड टर्म था, उस तरह से ये 17th टर्म है, तो ये ईयर कौन सा होगा 17th ईयर होगा। तो उसकी सैलरी, जैसे इसका हर हमारा जो एक हर टर्म था वो अपने एक ईयर को बता रहा है। जैसे फर्स्ट टर्म था तो फर्स्ट ईयर को बता रहा था, सेकंड टर्म था तो सेकंड ईयर को बता रहा हो, उसी तरह से ये वाली होगी। तो ये यहाँ का जो टर्म होगा वो उसी ईयर को बताएगा। जैसे इसका टर्म निकाल के देखें, इनकी वैल्यू कितनी है 70, मतलब 17th वाला जो टर्म है वो कितना 10,000, तो उसका जो नंबर वो कौन सा टर्म है 17th वाला। तो हर एक टर्म एक ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट टर्म फर्स्ट ईयर को बता रहा था, सेकेंड ईयर सेकेंड टर्म को, तो 17th वाला टर्म 17th ईयर को बचाएगा। तो हमें पता चल गया कि 17th ईयर में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 10,000 हो जाएगी। तो ये एक इस तरह का इसका एप्लीकेशन होगा। अब इससे बहुत सारा यूजेस हो सकते हैं जिसका हम इस्तेमाल, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास एक एपी दे रखी है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि चेक वेदर, चेक करना हमें कि 300 इसका एक टर्म है कि नहीं। अब जैसे देखो एन जो क्या बता रहा था, एन हमें टर्म को बताता है कि कौन सा टर्म होता है। अब कोई चीज़ टर्म पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे आधा टर्म होगा। तो एन जो होता है वो जनरली क्या होता है नेचुरल नंबर होता है बेसिकली। एन की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर हमेशा कैसी होगी पॉजिटिव होगी। ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि आधा आधवा पहला टर्म होता है, दूसरा होता है, तीसरा चौथा, ऐसे ही चलता जाता है। वो एक नेचुरल नंबर होगा बेसिकली, पॉजिटिव होगा। ये इसका टर्म है नहीं, हमारे पास एक एपी दे रखी है, उसके अंदर मेरे को चेक करना है कि 301 उसका टर्म है कि नहीं। जैसे हमारे पास एपी दे रखी है 5 11 17 और 23, एक तरह की एपी दे रखी है। अब मुझे पता नहीं कि है कि नहीं इसका टर्म, तो हम सपोज कर लेते हैं ये कोई टर्म होगा, कोई भी टर्म होगा, एन टर्म कोई होगा, उसको हम मान लेते हैं कि ये जो 30 कोई एन टर्म होगा, कोई अच्छा टर्म होगा। तो हमें अब एन को हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से हम दे सकते हैं ए के फर्स्ट टर्म क्या है इसका 5, और इसका कॉमन डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 6 का डिफरेंस आ जा रहा है। डी निकालेंगे तो 11 माइनस 5 कर ले, या फिर 17 माइनस 11 कर ले, जो भी कर सकते हैं।
तो D6 निकल गया हमारे पास। यहाँ पे पता चलेगा अब A की वैल्यू हमारे पास 5 है, n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास 6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये जो 5 है ये उधर जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा तो ये -5 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 296। तो n-1 इंटू 6 ये 296 आ गया, सिंपल सा। अब यहाँ पे ये बचा, ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके इसकी डिवाइड में आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करते, तो 2 3 जा 6, 2 से करें 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 9 में से 8 किया तो 1 बचा, 1 और 6 16, 2 8 जा 16। एक तरह से काटने का तरीका होता है सबका। n-1 148/3 आ गया। अब -1 उधर जाएगा तो +1। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो ये 148 + 3, तो यहाँ पे से n की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास, 148, तो ये 151/3। तो आप सोच रहे इतना कोई इस नंबर का कोई टर्म हो सकता है? n की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, नेचुरल नंबर हो सकती है ना, वो इंटीजर हो सकता है ना फ्रैक्शन, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, इंटीजर हो सकता है। तो ये तो सॉरी उल्टा बोल गया मैं, n जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा नेचुरल नंबर होगा, वो ना तो फ्रिक्शन होगा ना फ्रैक्शन होगा ना इंटीजर होगा। तो ये हमारे पास इंटीजर नज़र फ्रैक्शन नज़र आ रहा है, तो ये n की वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसका टर्म ही ना, अगर पॉसिबल होता तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, क्या है, नेचुरल नंबर आती है, लेकिन हमारे पास एक फ्रैक्शन आ रहा है और n की वैल्यू फ्रैक्शन हो ही नहीं सकती। तो हम कह सकते हैं कि 301 यहाँ पे क्या है, इज़ नॉट, इसका टर्म है, नहीं है। इस तरह का इसका एप्लीकेशन है, सिंपल सा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, जैसे देखते हैं, जैसे एक इंसान है आपके पास, उसने 500 मतलब एक प्रिंसिपल अमाउंट किया, मतलब एक किसी से 500 रुपीज़ उसने बोरो किया एक तरह से, और उसने बताया कि उसको पर ईयर का है ना 2% रेट लगेगा। अब बोल रहे उसको कितने साल बाद उसका जो है ना इंटरेस्ट 50 हो जाएगा, जैसे मुझे बताना है। सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, PRT/100। पी होता है प्रिंसिपल के लिए जो अमाउंट हम लेते हैं, और रेट परसेंटेज, और है ना टाइम कितने ईयर का। जैसे मैं फर्स्ट ईयर का निकालना चाह रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना हमारे पास 500 रुपीज़, रेट इसका कितना है, कितना परसेंटेज 2%, और टाइम 1 ईयर/100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 ख़त्म। तो फर्स्ट ईयर में कितना आ रहा है 10। इस तरह से सेकेंड ईयर में देखते हैं, इसका भी फॉर्मूला PRT/100 रखेंगे। इसका प्रिंसिपल कितना है 500, रेट तो भी 2%, लेकिन अब टाइम कितना हो गया 2 ईयर हो गया। ये 2 0 ख़त्म, तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो ये 20 आ गया हमारे पास। इस तरह से हम थर्ड ईयर का चेक करते हैं, थर्ड ईयर में कितना होगा इंटरेस्ट, तो उसका भी उस तरह से निकालेंगे, PRT/100। यहाँ पे पी की जगह प्रिंसिपल रखो, रेट की जगह पे 2%, अब टाइम की जगह पे कितना रखेंगे, थर्ड ईयर के तो 3 रखेंगे यहाँ पे 100। तो ये 5 से 2 0 ख़त्म, तो 5 2 ज़ा 10, 30 हो गया। एज इट इज़ चल रहा है। या आप तो पूरा फोर्थ निकालो, फिफ्थ ऐसे चेक करते जाओ कि किस टाइम पे 50 आ रहा है। या उससे बेहतर है अगर हम इस सब को देखें, तो इसका जो फर्स्ट ईयर था उसमें कितना इंटरेस्ट आया, सिंपल इंटरेस्ट का अगर हम लिस्ट देख रहे हैं, अगर फर्स्ट ईयर में कितना था 10, सेकेंड ईयर में कितना था 20, और थर्ड ईयर में कितना था 30 था। तो एज इट इज़ जा रहा है एक तरह से। तो हमें यहाँ से एक तरह से हम दे रहे हैं, इसका जो फर्स्ट टर्म को 8 10 नज़र आ रहा है, और सबके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना का है, 10 का डिफरेंस है। 20 - 10 करो 10 आएगा, 30 - 20 करो 10 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस 10 है। तो ये एक AP बन रहा है ना, AP के लिए क्या होना चाहिए, सबका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो तो हमें एक AP नज़र आ रहा है। हमें पता लगाना 50 कब हो जाएगा, जैसे ये फर्स्ट ईयर का है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड ईयर का है, ये A2 हो गया AP के हिसाब से, ये थर्ड ईयर है, ईयर के हिसाब से थर्ड है, और AP के हिसाब से ये थर्ड टर्म है। उस तरह से कोई टर्म होगा जब ये जो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जा रहा होगा, 50 हो जा रहा होगा, तो हमने निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि कोई टर्म होगा जो 50 होगा, तो एन कोई भी टर्म है जो 50 है, तो हम इसको लिख सकते हैं A+n-1 × D = 50। ए की वैल्यू हमें पता चली है, फर्स्ट टर्म कितना है 10, n-1 × डी की वैल्यू कितनी, कितने का डिफरेंस है सब में, 10 ही का डिफरेंस है। 10 उधर जाएगा, प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो n-1 10 यहाँ पे बचा, इधर 50, 10 + 10 उधर जाएगा तो -10।
50 में से 10 गया तो बचा 40। तो n-1 इंटू 10 बराबर कितना गया 40 बच गया। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो n-1 बराबर 40/10 यानी 4 आ जाएगा। तो हम लिख हमारे पास क्या है n-1 बराबर क्या आ गया 4 आ गया। अब n उधर जाएगा तो कितना 5, मतलब फिफ्थ टर्म जो है वो हमारा क्या है 50। अब जैसे आप देख इसका जो फर्स्ट टर्म था वो किसको रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ईयर को, सेकेंड टर्म सेकेंड ईयर को, थर्ड ईयर थर्ड टर्म थर्ड ईयर को कर रहा था। उस तरह फिफ्थ टर्म किसको करेगा फिफ्थ टर्म किसको करेगा फिफ्थ ईयर को बताएगा। तो हम कह सकते हैं कि फिफ्थ ईयर में इसका जो इंटरेस्ट है ना वो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। तो ये इसका हम यूज़ करेंगे बेसिकली सारे चीज़ का। अब एक आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, जैसे एक क्वेश्चन है कि हमें बताना है विच टर्म ऑफ एपी में हमारे पास एक एपी है 21, 18, 15 एक एपी है, इसका कौन सा टर्म -81 होगा, पहले ये पता लगाना है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है क्या इसके अंदर कोई टर्म ज़ीरो है, अगर है तो कौन सा टर्म है वो पता लगाना है हमें। सबसे पहले हमें पता लगाना, जैसे जैसे एक क्वेश्चन किए थे ना पहले कि 301 इसका टर्म है एनी टर्म, तो हम क्या किए थे उसको एग्जिटिव हम मान लिए थे कि वो इसका कोई टर्म होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एपी नज़र आ रहा है 21, ये तो बोल रहा है कि इसका कोई टर्म -81 और वो कौन सा पता लगाना है, तो ये एपी को तो फॉलो कर ही रहा होगा, मतलब इसके अंदर तो आ ही रहा होगा, कोई सीरीज़ होगी सिंपल सा। तो हम मान लेते हैं कोई टर्म एन टर्म -81 है, ये एन की जगह पे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -81 लिख देंगे। अब ए की वैल्यू यहाँ से हम देखिए तो फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 21, डी का डिफरेंस देखेंगे तो 18 माइनस 21, हमेशा बाद वाले से पहले में घटा है तो 18 माइनस 21 करेंगे, या यहाँ से चेक करना तो 15 माइनस 18 करेंगे, कुछ भी करो हम डिफरेंस कितने का आ रहा है -3 का डिफरेंस आ रहा है, तो डी मेरे को पता चलिए डी कितने -3 पुट करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 21, n-1 इंटू डी बराबर माइनस, ये हमारे पास सॉल्व करना है। सबसे पहले 21 को उधर ले जाओ, तो ये n-1 इंटू डी, अच्छा डी की वैल्यू पुट करना भूल गया, डी की वैल्यू कितनी थी -3 यहाँ पुट कर देंगे, -81 और ये +21 उधर जाएगा तो -21 हो जाएगा। ये इतना तो समझ आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस से ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस कह रहेगा, तो ये 112 ये 102 हो गया -102। तो हमारे पास क्या बचा n-1 इंटू -3 बचा -102। अगर मैं यहाँ से करूँ -3 उधर जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको काटते हैं, 3 3 9 होता है और 34 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। या आप इसको इस तरह से काट के देख ले, अगर आपको मतलब कैंसिल आउट करने का बहुत तरीका है, या तो आप इसको डिवाइड करके देख ले कि 3 3 9, 10 में से 9 गया तो 1 और ये 2, तो 3 3 4 2 तो 34 टाइम्स कैंसिल हो गया। इस तरह से काट ले, या एक तरीका शॉर्टकट में ऐसे काट सकते हैं। जैसे पहले सबसे पहले चेक करो कि पहला क्या पहला टर्म देखो, पहला नंबर देखो, पहला नंबर 1 है, 1 3 के टेबल में आता है नहीं आता, तो हम क्या करेंगे दो टर्म को एक देखेंगे, 10 को देखेंगे, 10 से कम 10 आता है 3 में तो नहीं आता है 3 के टेबल में, तो 10 से कम कोई नंबर आता है 3 के टेबल में 9 आता है, तो 9 3 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में। यहाँ पे हम यहाँ पे था 10 और हम इसको कैंसिल किए 9 के हिसाब से, तो 10 में से 9 को घटाओ तो 1 बचा, 1 और 2 को अगर हम लिखे एक साथ तो क्या नज़र आया 12, और 12 कितने टाइम्स में आता है 4 टाइम्स मिलती है 4। इस तरह से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, या बेसिक है अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप बेसिकली क्या कर ले 102 है उसको 3 से डिवाइड कर ले अपने साइड में, और फिर जो वैल्यू है वहाँ पे पुट कर दे, या फिर शॉर्टकट में जल्दी जल्दी काट सकते हैं, इस तरह से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो n-1 बराबर 34 आ गया, तो n बराबर 35। हमें समझ में आ कि जो n की वैल्यू क्या आ रही है नेचुरल नंबर आ रही है, इससे तो ये तो पता चल ही रहा है, ये तो पहले से बोल रखा था कि इसमें कोई टर्म है -18 वो तो था ही। अब हमें ये भी पता चल गया 35 आ रहा है, मतलब 35th वाला टर्म क्या होगा -81 होगा, और ये नेचुरल नंबर है मतलब ये इस एपी का पार्ट है एक तरह से। अब से सवाल को देखते हैं, अब सेकंड इसी के अंदर क्या था बोला था कि क्या कोई टर्म जीरो है, अब मुझे देखना है इसमें कोई टर्म जीरो है, हमें नहीं पता कौन सा टर्म जीरो है या जीरो है भी नहीं इसके अंदर, तो हम सिंपल सा मान लेते हैं कि कोई टर्म जीरो होगा, जैसे जैसे हम मान लिया था कि -18 कोई टर्म होगा, उस तरह से हम कोई टर्म को सेकंड कर लेते, सेकंड केस 2 देखते हैं, इसमें हमें पता लगाना है कि इसमें कोई टर्म जीरो है कि नहीं, तो हम पहले कंसिडर कर लेते, लेट कर लेते कि एन कोई टर्म होगा जो क्या होगा जीरो होगा, तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर ज़ीरो। अब a की वैल्यू पता ही है
ए की वैल्यू 21 और n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी थी, -3 थी, बराबर 0। प्लस 21 उधर जाएगा तो उधर जाएगा -21, ये -3 नीचे ले जाते हैं इसके, ये डायरेक्ट माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ से, तो ये 21/3, 3 7 से 21 आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि n-1 बराबर 7। अब n बराबर क्या आ गया, 7 + 1 यानी 8। अब n की वैल्यू क्या आ रही है, एक नेचुरल नंबर आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि 0 इसमें टर्म है, और कौन सा टर्म है, 8th वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक टॉपिक के, अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब एक टॉपिक पढ़ते हैं। अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप एक घर में, मतलब आपके घर में जैसे से आपका एक गांव है, एक तरह से एक विलेज है, या सिंपल सा एक शहर है, हम कंसिडर करते हैं उसके अंदर टोटल कितने, 20 हाउसेज है, मैंने कंसिडर के लिए उसके अंदर टोटल कितने हाउस है, 20 हाउसेज है उसके अंदर। अगर मैं बोलूँ, वो भी सारे लाइन से, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, सबको अपना नंबर दिया गया है। अगर मैं आपको बोलूँ 20वां घर के बारे में पता लगा, तो वो घर क्या होगा, आखिरी घर वही होगा, क्योंकि इसमें टोटल घर कितने, 20 हाउसेज है। आप 20th वाले घर को देखने जाओगे तो वो घर हमारा क्या होगा, लास्ट घर होगा। जैसे आपके पास 10 घर है, एक तरह से आपके विलेज में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 10 हाउसेज है। आप अगर 10वें घर पे जाओगे तो वो कौन सा घर होगा, आखिरी घर होगा, क्योंकि इसमें टोटल घर 10 ही है। आप 10वें घर पे पहुंच चुके हैं, तो 10वां घर क्या हुआ, आखिरी घर हो गया। तो उसी तरह से अगर सपोज करें आपको एपी है, अब इसने बोल दिया कि एपी के अंदर टोटल 21 टर्म है, मतलब 21 एग्जाम्पल, टर्म को एग्जाम्पल एक घर की तरह समझ सकते हैं, बस समझने के लिए एक तरह से। तो हम देखते हैं, जैसे किसी ने बोला कि इसमें टोटल एपी में 21 टर्म्स है। अगर मैं बोलूँ 21 वाला टर्म की वैल्यू पता लगाओ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट टर्म की तो वैल्यू बता रहा हूँ, इस जो इस एपी के अंदर जितने टर्म है उसका आखिरी वाला टर्म पता कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर इफ़ एपी के अंदर अगर एम टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, कितने घर है टोटल, एम टर्म्स है। अगर मैं उसका mth टर्म, आखिरी वाला mth टर्म अगर निकालने जाऊँ, टोटल उसमें 20 घर है। अब 20वां घर निकालने जाओ, तो वो क्या होगा, हमारा तो लास्ट ही टर्म होगा ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर बोले, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमारे पास एक एपी है 2 3 4 5, एज इट इज चल रहा है। अब इसने बोला इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 40 है। अब मुझे बोला लास्ट टर्म निकालना, तो लास्ट टर्म कौन होगा, टोटल नंबर टोटल 40 है, और आखिरी टर्म बोला, तो आखिरी वाला घर क्या होगा, 40 14th वाला आखिरी घर होगा। तो लास्ट टर्म क्या हो जाए, जितना टर्म है ना उसका ये, तो 14th का टर्म, टोटल टर्म कितने इसमें, 14 हाउसेज है, इसमें 14 तक पूरा जल गया हुआ है एक तरह से बेसिकली। तो लास्ट टर्म क्या होगा, 14th वाला ही तो लास्ट टर्म होगा। तो हम यहाँ से A40 कैंसिल कर देंगे, यही हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। तो A40 क्या है जी, सिंपल सा, A40 निकालना तो A+40 है ना, तो हम कितना डी यूज़ करेंगे, इससे एक कम, 40 - 1 है 39D। ऐसे वैल्यू पुट करते, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और डी की वैल्यू देख रहे थे, 3 - 2 करे, 4 - 3 करे, 5 तो 1 ही आ रहा है, डी की वैल्यू 1 आ रहा है। यहाँ पे पुट कर दे, ए की वैल्यू 2, 39 है, तो 1, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। A40 तो ए की वैल्यू 2 पुट कर दी, 39 डी की 1, तो टोटल कितना है, 39, एक दो, टोटल कितना आ गया, बेसिकली 41 आ गया। तो इसका जो आखिर 40th वाला जो टर्म क्या होगा, 41 होगा, लास्ट टर्म कितना होगा, 41 होगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इस टॉपिक पे जैसे एक क्वेश्चन आमतौर पर बहुत अक्सर जगह पे इस टाइप का क्वेश्चन रहता है बेसिकली, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स देख के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, बस नॉर्मल अभी देख रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि मुझे 11th टर्म निकालना है, फाइंड 11th टर्म, सॉरी 31st टर्म, या 11th ही टर्म रहने दो, हम 11th टर्म निकालना है एपी का। जिसका थर्ड टर्म जो है ना, एक्सीड सेकेंड टर्म बाय 9, मतलब थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में का डिफरेंस कितना है, 9 का डिफरेंस है।
अब देखिए इस तरह की इस पहले सिंपल सबसे पहला चीज़ होता है इसको समझना है, इसको पूरी तरह से हम इसको लिखें कैसे मतलब एक इक्वेशन टाइप में। सबसे पहले बड़ा कौन है? थर्ड टर्म बड़ा हो रहा है, तो पहले थर्ड टर्म को लिखो। ये बड़ा है तो इसकी तरह दे, अब कोई चीज़ को दे, अब जो ये बड़ा है, जनरली हम मैथ में क्या करते हैं दोनों तरफ इक्वेट करने की कोशिश करते हैं बेसिकली। तो जो बड़ा है उसको तरफ लिखो, फिर उसके बाद छोटा कौन है? सेकेंड टर्म छोटा है। अब देखो अगर बड़ा में कुछ जोड़ेंगे तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, इसके बराबर हो पाएगा, ये तो छोटा है इससे। तो हमें किधर जोड़ना पड़ेगा जो भी जितना टर्म्स पड़ रहा है, तो ए3 तो ये बड़ा है पहले से और ये छोटा है। हमें क्या करना है दोनों को बराबर करना है बेसिकली। अगर मैं सोचूँ अगर ये 9 को अगर इधर जोड़ दूँ, ये बड़ा उसमें और 9 जुड़ जाएगा तो ये तो और बड़ा हो जाएगा। तो 9 किधर जुड़े? जिधर कम की तरफ, तो कम इधर जुड़ जाएगा बेसिकली। तो हम लिख सकते इस ये पहले इस पूरे टर्म को एक तरह से लिखना वो सीख लीजिए बेसिकली, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ए3 जो ए2 से कितना बड़ा है? 9 का बड़ा है। या सिंपल से लिख सकते हैं कि थर्ड और सेकंड टर्म में कितना का डिफरेंस है? थर्ड और सेकंड टर्म में कितना का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट अगर आपको जल्दी डायरेक्ट समझ पाते हैं, या फिर आप एक कोई जो भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम दी गई उसको समझ के इक्वेशन बना पाते हैं, दोनों में जो भी आपको बेस्ट लगे। तो हम यहाँ से निकाल सकते ए3 माइनस ए2 क्या हो गया? 9 आ गया। अगर आप देखें A1 A2 A3 होता है, अगर मैं यहाँ से D निकालता तो A3 लेता और उससे पहले वाला टर्म लेता, तो A3 माइनस A2 हमें क्या मिलेगा? D ही तो मिल रहा है। D क्या है? कॉमन थे हम बेसिकली 9 हमारे पास क्या मिल गया? D मिल गया। ये थोड़ा क्वेश्चन अभी अधूरा है, सिंपल बस इसमें मुझे क्या करना था? डी फाइंड करना था 11 टर्म रहते, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म पता ही नहीं है एक तरह से, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन डिसाइड कर दिया था। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, और अब दे रखा है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है कि फर्स्ट टर्म कितना 3 दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे। अब 11 टर्म निकालते हैं, 11 टर्म क्या हो जाएगा? A11 हो तो A प्लस 11 से एक कम, जितना टर्म की वैल्यू निकालते हैं उससे कम, 11 माइनस 1 यानी 10 D। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख पाते, सिंपल से आपको एक फॉर्मूला पता है AN बराबर क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1D। सिंपल सा, आपको जो जो टर्म निकालना है यहाँ पे रखिए, एन की जगह पे कितना रखेंगे? 11वां टर्म निकालना है तो 11 रखेंगे। ए प्लस यहाँ पे 11 की जगह पे एन की जगह पे कितना रखेंगे? 11 टर्म निकालते तो 11 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे भी कर लें आप, अगर इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे जैसे 11, तो आप एन का फॉर्मूला की तरफ से कर लें, जो टर्म लिखना है एन की जगह पर वैल्यू रखते हैं। जैसे मुझे 11 टर्म निकालना था तो मैंने एन की जगह पे 11 रख दिया, यहाँ पे एन माइनस 1 तो यानी 11 माइनस, या ऐसे करें ऐसे करें, आ तो रहा भाई। तो बेस्ट है आप ऐसे लिखना सीख जाए बेसिकली, कि 11th निकालना तो उसे एक कम जो डी वो जोड़ देंगे। अब 11 टर्म निकालते हैं, ए की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में दे रखा था ए की वैल्यू कितनी थी? 3, और डी की वैल्यू तो हम निकाल चुके कितनी? 9। तो 10 9 से 90, 90 प्लस 3 आ गया, 93 आ गया। तो ये आंसर हो गया। जैसे इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, आप ट्राई करें। पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फिर उसको बाद पॉज करें, उसके बाद आप किसी होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन की 17th टर्म ऑफ एपी जो है, एक्सीड 10th टर्म मतलब 17 टर्म बड़ा है 10th टर्म से बाई 7, मतलब 7 से बड़ा है एक तरह से। अब मुझे पता लगाना फाइंड कॉमन डिफरेंस, मुझे क्या पता लगाना है? कॉमन डिफरेंस पता लगाना है। देखो 17 टर्म ये बड़ा, जनरली मैथ में क्या करते हैं सबसे पहले जो बड़ा है और जो छोटा दोनों को एक तरफ रखते हैं, सिंपल सा। अब इसमें ऐड करना है, जो बड़ा है ये बड़ा है, इसमें अगर मैं 7 ऐड करूँ तो ये और बड़ा हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 7 जिधर कम है उधर ऐड करना पड़ेगा। तो ए 10 टर्म से बड़ा है, इसमें हम 7 ऐड कर देंगे। अब A17 को आप क्या लिख सकते हैं? अगर मुझे सिंपल से अगर मैं आपको बोलता कि 17 टर्म पता लगाओ, तो ये क्या होता है? ए प्लस 17 में से एक कम कर दो यानी 16D। या ऐसे देख लो, ए एन का फॉर्मूला पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको कौन सा टर्म चाहिए? 17, तो एन की जगह पे क्या रख देंगे? 17, 17 माइनस 1 इंटू डी यानी ए प्लस 16D, यही आ गया। उसी तरह से यहाँ पे क्या A10 है, तो A10 क्या होगा? ए प्लस 10 से एक कम यानी 9D। फॉर्मूला में रख के देख लें, इनकी जगह पे 10 रखेंगे तो 10 माइनस 1 आ जाएगा। तो हम इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, 17 की जगह मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 16D, 18 की जगह मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 9D प्लस 7। अब इसमें से जो एक जैसे इधर लेकर आ जाए, जैसे मैं इस ए को इधर लेकर आ रहा है, ये ए प्लस 16D है,
ये प्लस इधर आएगा तो माइनस है, ये प्लस 90 इधर आएगा तो माइनस 90 बराबर 7। ये ए से ये ए गया। अब 16D में से 9D जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7D बराबर 7 आ गया। तो D बराबर क्या आएगा? 7/7, यानी D की वैल्यू 1 आ गई। ये मतलब बेसिकली आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, एकदम आसान है। बेसिकली हमें क्या करना है, मेन हमको समझना है इसके वर्ड्स को, ये क्या कह रहा है। मतलब ये जो वर्ड लिखा हुआ है 17 टर्म 10 टर्म को, उसको हम ये मैथमेटिकली क्वेश्चन में लिखेंगे कैसे, बस वही है। बाकी तो बेसिक कैलकुलेशन है, वैल्यू पुट करो आंसर पाओ, बस सिंपल सा। देख, जो टर्म बड़ा है उसको एक तरफ रखो, छोटा में उस तरफ रखो। अब जो ज़्यादा बड़ा है उसकी तरफ मत ऐड करो, जो कम है उसकी तरफ जितना टाइम्स बड़ा है वो ऐड कर दो, मतलब जितना ज़्यादा बड़ा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर यहाँ पे क्या था, 17 टर्म बड़ा था तो मैंने दोनों को बराबर रख दिया। अब बड़ा कौन है? 17, तो इसकी तरफ ऐड नहीं करेंगे, जो छोटा उधर ऐड करेंगे। कितने बड़ा है? 7 से बड़ा तो 7। यहीं पे एग्जांपल में क्वेश्चन होता है, जैसे एग्जांपल पे यहीं पे एक क्वेश्चन होता है। अब एक्सीड वाला है, डिफर वाला भी तो होता है कि 17 टर्म डिफर है। डिफर मतलब क्या हुआ? कम है। डिफर फ्रॉम 18 टर्म बाय 1। अब यहाँ से क्या समझ, 17 टर्म छोटा है 18 से, कितना से? तो बड़ा कौन हुआ? 18। छोटा कौन हुआ? 17। सिंपल सा वैसे ही लिखेंगे, 18 बराबर 17। अब छोटा कौन है? 17 वाला छोटा है क्योंकि ये कम है, तो इसमें हम यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, सिंपल सा। मतलब आपको इक्वेशन को मतलब वर्ड्स के हिसाब से रखना है, तो इसको समझना है कि 17 टर्म 18 टर्म से छोटा है एक तरह से। तो जो छोटा कौन है 17 टर्म, तो उसको एक तरफ रखो, 18 टर्म की तरफ रखो। और ऐड किस तरह करेंगे? जिधर कम है उस तरफ ऐड कर देंगे। ये बेसिकली आपकी इक्वेशन है। बाकी A18 को क्या लिख सकते हैं? A+17D लिख सकते हैं। A17 को A+16D लिख सकते हैं, +1। ये इधर आएगा, ए से ये कटेगा, फिर 17D प्लस 16 इधर आया तो -16D बराबर 1। 17 में से D गया तो एक D बचा, D1 आ गया। ऐसे भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन तो मैंने एक ऐसे बताया कि आप इस तरह के वर्ड को कैसे समझेंगे बेसिकली। या सिंपल देख सकते हैं कि 17 टर्म 18 से छोटा है, कितना से? मतलब 18 और 17 के बीच का डिफरेंस कितना है? एक का डिफरेंस है। ये आप डायरेक्ट अगर लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट पूरे क्वेश्चन को समझ के डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे तो इसको मैंने आपको समझाया कि वर्ड से कैसे लिखना है। इसका अगर मैं डायरेक्ट करना चाहता तो कैसे करता, देख। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि 17 टर्म बड़ा है, 17 टर्म 10 टर्म से बड़ा है, मतलब 17 और 10 के बीच में जो बड़ा है, कितना का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। देखो, ये एक्सीड कर रहा है तो यहाँ पे +7 लगा दें। डिफर कर रहा था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं डायरेक्ट अगर लिखता है इस तरह क्वेश्चन, तो A17 माइनस अगर 18 लिखता, डायरेक्ट लिख देता, तो ये क्या कर डिफर कर रहा है 1 से, तो यहाँ पे -1 लगा दो। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये लग रहा कन्फ्यूज़न हो गया तो मत ये मत समझिए, सिंपल सा जिस तरह से करते वैसे ही कीजिए। एग्जाम नंबर से इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया कि 10 और 250 के बीच में कितना मल्टीप्लाई कर रहा है। 4 का मल्टीपल मतलब क्या है? 4 का मल्टीप्लाई हो, मतलब जैसे 4 है तो उसका मल्टीपल अगला 4 2 8, मतलब जो 4 के टेबल में है। जैसे 10 से देखना, 10 4 के टेबल में आता है, 10 और 250 में देखना, 10 तो नहीं आता। 10 के बाद क्या आता है 4 के टेबल में? 12 आता है, 4 3 12, तो अगला टर्म 12 हो गया। फिर उससे अगला मतलब 4 का डिफरेंस, उसका मल्टीपल बोला मतलब उसका 4 का डिफरेंस लेते जाओ। फिर 4 4 16, 4 5 20, बेसिकली 4 का डिफरेंस लेते हैं। ऐसे करते करते 250 आता है 4 के टेबल में, पहले चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करो, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो जितने जो जो इंटरवल दे रखा है कि 10 और 25 के बीच में निकालना है, सबसे पहले देख लो क्या वो टर्म आता है 4 के टेबल में, जो भी जिसकी टेबल में दे रहे हैं। जैसे 4 के टेबल, तो 4 से रिलेटेड देख रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे 254 के टेबल में आता है, पहले चेक, इसको चेक कैसे करते हैं बेसिकली, आप क्या कर लो, इसके टेबल में आता होगा तो अब इसको डिवाइड कर लो 4 से। अगर इसके टेबल में आता होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर टेबल में नहीं आ रहा है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं देखता हूँ, जैसे 4 से 250 को डिवाइड करता हूँ, तो 4 6 24, 5 में से 4 गया 1, 0 आ गया, 4 2 8, तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच रहा है ना। तो बस इतना तो पता चल रहा है कि 250 नहीं आता, लेकिन 250 से जो 2 कम है ना वो इसमें आता है 4 के टेबल में। ये बेसिकली आप एक तरह समझ सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ। बेसिकली आप डिवाइड करने से हमें इतना तो पता चल गया कि कुछ रिमाइंडर बच रहा है। अगर रिमाइंडर बचता है मतलब ये 4 के टेबल में तो नहीं आता।
अब इससे कम कौन आएगा? जितना रिमाइंडर बचा उतना कम कर दिए इस नंबर में से। कितना रिमाइंडर बचा? 250, सॉरी 2 बचा। वो 2 जो रिमाइंडर बचा ना, उसको जो मेन नंबर है ना उसमें से घटा दीजिए। तो क्या आ रहा है? 248 आ रहा है। ये पक्का 4 से डिविजिबल होगा। आपको यकीन नहीं तो आप डिवाइड करके देख लें 248 को। 4 6 ज़ा 24 और 8 बजा 4 2 ज़ा 8 आ गया। तो हमें समझ गया 250 नहीं, लेकिन 250 से जो 2 कम है यानी 248, ये हमारे पास 4 के टेबल में आता है। तो हमें आज देख रहे हैं कि AP बन रहा है जिसमें 4 का डिफरेंस आता जा रहा है। हमारे पास है कि AP क्या बन गया? 12 16 20। अब यहीं पे हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो, अब जैसे ये AP यहाँ से आता है, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जा रही, मतलब ये वाला टर्म क्या हुआ? लास्ट टर्म होगा। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट टर्म मतलब क्या? जितना टर्म होता है वही बताता है। जो लास्ट टर्म होता है वही बताता है कितना टर्म है बेसिकली। अगर आपको पता लगाना है कि AP के अंदर कितना टर्म है, तो आप लास्ट टर्म पता लगा दो, लास्ट टर्म कितना टर्म है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाया था, जैसे कि आपके घर में 20 घर है, आखिरी विलेज में, एक तरह से जो 20वां घर होगा वही तो आखिरी घर होगा। जैसे यहाँ पे जितना भी है, ये नहीं पता कौन सा नंबर है, कौन सा टर्म है, लेकिन ये लास्ट टर्म तो है। तो इसको एन को क्या मान लें? लास्ट टर्म कंसिडर कर लेते हैं 248। जब भी नंबर ऑफ टर्म है तो जो लास्ट टर्म है उसको एन मान के सॉल्व कर लो। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 248। अब ए के लिए यहाँ से पता है 12 है और डिफरेंस तो पता है 4 का है। इसको सॉल्व करते हैं, या लास्ट टर्म को एल से भी डिनोट करते हैं, अपने ऊपर इस तरह से लिखते जाए। तो एन माइनस वन बराबर आ जाएगा, पहले 12 उधर जाएगा, इसमें से 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से होंगे 3 आ जाएगा, 236 आ गया। अब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, अब इसको कैंसिल करेंगे, 4 पंजे 20, 59 आ गया। तो एन माइनस वन बराबर क्या आ गया? 59 आ गया। तो एन बराबर कितना आ गया? 60। तो समझ में आ गया कि ये जो लास्ट टर्म है कितना है? 60वां नंबर है, मतलब 60वां जो टर्म है ना वो 248 है। तो इसमें टोटल आखिरी वाला टर्म ही 60 पे है, तो मतलब टोटल टर्म कितना रहा होगा? इसमें 60 रहा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया? 60। मतलब यहाँ से आप काउंट कर दें, पहला टर्म दूसरा टर्म ऐसे कर देते तो टोटल कितना? 60 मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया? 60 आ गया। मतलब इसमें टोटल 60 नंबर्स ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल आ गए। तो आंसर आ गया। नंबर ऑफ, हम लिख देंगे सिंपल सा 60 मल्टीपल्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे अच्छा से लिखते जैसे 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। मल्टीपल बोले, डिविजिबल वैसे वैसे बोले, सब में वैसे ही करते बेसिकली, कुछ नहीं करते। मल्टीपल्स बोले डिविजिबल बोले वैसे, मतलब जितना का मल्टीपल्स बोल रहा है ना उतना का मतलब कॉमन डिफरेंस वही होगा। डिविजिबल बोल रहा है तो 7, जैसे एग्जांपल है 7 से डिविजिबल बोल रहा है तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा 7 होगा। आज का लास्ट टॉपिक, आज हम पढ़ते हैं सिंपल से एक लास्ट टॉपिक। जैसे अक्सर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, जैसे आप शुरू से हम क्या देखें, हमें बोला कि जैसे 10th टर्म निकालो स्टार्टिंग से। अब हमें क्वेश्चन में आता है कभी लास्ट जो टर्म है वहाँ से 10th वाले नंबर पे कौन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास 10 घर है, पहला घर दूसरा घर, जैसे 2 3 4 मैंने ऐसे करके 7 8 9 10 दे दिया। अब मैं बोलूँ शुरू से आप चौथा टर्म बताओ, तो ये पहला टर्म हुआ A1, ये दूसरा टर्म हुआ, ये तीसरा टर्म हुआ, ये चौथा टर्म हो गया। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि चौथा टर्म बता, चौथा टर्म आप क्या बचाओगे? 5। कहाँ से बताइए? स्टार्टिंग से आपने बताया। अब उसने क्या से पूछा अब मैं यही पूछूँगी लास्ट से बताओ 4th टर्म को, तो लास्ट से काउंट करो, लास्ट से ये पहला, लास्ट से ये पहला, लास्ट से ये दूसरा हो गया, लास्ट से तीसरा, तो लास्ट जो टर्म है वो क्या होगा? लास्ट से अगर मैं 4th टर्म बोलूँ लास्ट से, तो वो क्या आएगा? 7 आएगा। यही डिफरेंस होता है। अगर जनरली हम जो सॉल्व करते हैं वो क्या है? स्टार्टिंग से पता लगाते हैं। अब इसने क्या बोला? हमें लास्ट से बताओ कि 4th नंबर पे कौन आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ से ये लास्ट से ये पहला टर्म हुआ, ये लास्ट से अगर देखें ये दूसरा टर्म हो गया, लास्ट से तीसरा टर्म ये चौथा टर्म, तो चौथा टर्म यहाँ पे 7 आ रहा है। लास्ट से चौथा टर्म 7 और स्टार्टिंग से चौथा टर्म कितना आ रहा है? 5 आ रहा था। इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे देखो हमें फाइंड करना है 11th टर्म फ्रॉम लास्ट से निकालना, और हमारे पास AP दे रखा है क्या? 10 7 4, एज इट इज जाते जाते -62 यहाँ तक।
ये लास्ट टर्म दे रखा है, सिंपल से हमारे पास एक ए पी दे रखी है। अब इसके दो मेथड है। एक तो तरीका ये है कि आप पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता लगा लो, फिर वहाँ से काउंट कर लो। अगर एग्जाम्पल तो मैं बताऊँ कि ये 10वां टर्म है, तो आपको पता चलेगा नहीं, ये एग्जाम्पल तो 10वां टर्म है, 9वां 8वां, तो इधर से अगर काउंट तो ये पहला दूसरा तीसरा, यहाँ जो तीसरा टर्म होगा वो इसका 8वां टर्म हो जाएगा। सॉरी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। जैसे देखिए इसका सबसे डायरेक्ट मेथड यही है, सिंपल सा, कि आपको लास्ट से बोला है तो आप पूरे ए पी को रिवर्स कर दो, उल्टा लिख दो, रिवर्स कर दो। इसने क्या बोला, लास्ट से निकालने के लिए बोला है ना, तो आप पूरा ए पी, जैसे स्टार्टिंग से बोले तो स्टार्टिंग से ए पी लिखते हैं। अब इसने लास्ट से बोले तो लास्ट को पहले रखो, मतलब रिवर्स कर दो। लास्ट वाला जो टर्म ये पहला टर्म हो गया, एज इट इज जाते जाओ, ये 4, ये 7, ये 10, इस तरह से हमारे पास ए पी को रिवर्स कर दो। अब लास्ट से देखें तो ये तो पहला टर्म है, तो ये A1 हो गया, कितना -62। अब D निकालना है, तो D कैसे निकालेंगे, बाद वाले से पहले वाला घटा के, तो 7 - 4 कर लो, यानी 3 आ गया। फिर 10 - 7 कर लो, तो भी 3 आ गया। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। 4, 7, 10 आ गया था। तो हम लास्ट से ये हमारा क्या हुआ, पहला टर्म हो गया, L1 डिनोट कर दो या A1 ही रहने दो। आपने पहले रिवर्स कर दिया, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको L1 से डिनोट किया, A1 से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि आपने पूरी तरह से AP को रिवर्स कर दिया। तो इस AP के हिसाब से देखें तो ये तो इसका तो पहला ही टर्म हुआ ना, और इसके हिसाब से D निकालेंगे तो बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 7 - 4 यानी 3 आ गया। अब इसने क्या बोला, लास्ट से बोला है ना कितना टर्म निकालने के लिए, 11 टर्म, यानी A11 निकालना है। तो ये क्या हो जाए, A + 10D, 11 - 1 यानी A की वैल्यू पता है -62, D की वैल्यू पता है 3, -62 + 10 दिया 30, इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 3 गया तो 3, यानी -32 आ गया। ये एक डायरेक्ट मेथड हुआ कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लास्ट से पूछ रहा है AP को रिवर्स कर दो, जो उसका लास्ट टर्म हो जाएगा वो पहला टर्म बन जाएगा, और उसके हिसाब से डी निकालो। बेसिकली डी नेगेटिव हो जाता है बेसिकली। अब इस एपी को और इससे पहले वाले एपी को अगर हम देखे होते हैं, इससे पहले वाले एपी मेरे पास हमको एपी क्या दी गई थी, दी गई थी ना, 10, 7, 4 एज इट इज जाते जाते -61। अगर यहाँ से अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक। अब इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या आता है, बाद माइनस पहले वाले, तो 7 - 10 करते हैं यहाँ पे, तो डी की वैल्यू क्या आता है, -3। अगर नॉर्मल एपी की बात करें तो डी की वैल्यू क्या आ रही है, -3। यहीं पे क्या कर, जो लास्ट से जो निकालते हो, जो डी की वैल्यू क्या रही, +3, मतलब इसका नेगेटिव हो गया बेसिकली। -3 इसमें एक और माइनस लगा तो +3 हो गया, तो डी नेगेटिव हो जाता है बेसिकली। ये तो एक तरीका हुआ जो डायरेक्ट मेथड में करते। इसका दूसरा तरीका ये है, बेसिकली मैंने पहले जनरली आपको है ना बाद में बताया जाता है, ये जो वाला डायरेक्ट जो रिवर्स करने वाला तरीका मैंने उसको पहले बताया। अब जैसे देखते इसी क्वेश्चन था, इसमें हम रिवर्स वगैरह नहीं करेंगे। एक तरीका तो रिवर्स करने वाला, एक तो बिना रिवर्स के, जैसे 10, 7, 4, हम कुछ नहीं करते इस तरीके में, क्या हम पहले पता लगाते हैं इसमें टोटल टर्म कितना है, कितना टर्म है। तो टर्म पता लगाने के लिए क्या है, टोटल टर्म पता है कि जो लास्ट टर्म होता है उसको n के बराबर रख दो, जो n की वैल्यू आएगी वो उतना ही टर्म होगा। नहीं बोलते, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आखिरी घर जो था, अगर वो 10वां घर आखिरी घर है तो मतलब टोटल कितने घर रहे होंगे, 10 ही घर रहे होंगे ना। यहाँ से n निकालो पहले, फिर इसी AP के हिसाब से यहाँ से a निकालो, a की वैल्यू कितनी है 10, d की वैल्यू निकालेंगे तो 7 - 10 यानी -3। इसके अंदर पुट करते हैं, 10 + n - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -3। ये 10 उधर जाएगा तो -62, प्लस उधर जाके -10 हो गया, तो n - 1 आ जाएगा -72, और -3 तो बचा है ना अभी, इसमें इसको दोबारा करके दिखाता हूँ। n को मैंने क्या मान लिया, -62 माना, a + n - 1 इंटू डी, जनरली जो फॉर्मूला आता है वैसे निकालते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 10, d की वैल्यू क्या है, -3। इस 10 को उधर ले गए, प्लस 10 उधर गया तो -10, जो इसको जोड़ेंगे तो ये -72 हुआ। यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब n - 1 बराबर क्या आ गया, 72/3, 3 था मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाए, n - 1 बराबर 24 टाइम्स आ गया।
तो n बराबर कितना टोटल 25 टर्म हो गया। मतलब इतना हमें इससे पता चल गया कि इस एपी के अंदर जो है टोटल कितने टर्म है, 25 टर्म। अब आप दिमाग लगाइए, आपको क्या चाहिए, लास्ट से 11वां टर्म। देखो अगर मैं इसे देखूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जो अगर स्टार्टिंग से देखें तो ये A1 टर्म है, A2, A3, ऐसे करते करते अगर हम जाएँ A4, A5, जैसे A1, मैं दोबारा लिखता हूँ, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 आएगा, इस तरह से A11 आएगा, A12 आ जाएगा, A13, A14, A15, A16, A17, ये A18, A19, A20, A21, A22। ये तो मैं AP लिख रहा हूँ कि कोई AP करे, इस तरह से बन रहा है। 23, 24, 25। ये तो मैंने स्टार्टिंग से लिखी है, पहला टर्म हो, दूसरा टर्म हो, तीसरा टर्म हो, चौथा टर्म, इस तरह से टर्म गया। अब हमको क्या करना है, लास्ट से 11 टर्म गिनना। तो लास्ट वाला टर्म यहाँ से 11th काउंट करो, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां हुआ, और ये लकी 11वां। मतलब जो स्टार्टिंग का जो A15 है ना, वो लास्ट से कितना टर्म है, 11th टर्म। मतलब A15 जो है वही हमारा लास्ट से 11th टर्म। तो A15 की वैल्यू निकाल लो। A15 क्या हो जाएगा, A+14D। ए की वैल्यू पता ही है, ए की वैल्यू कितनी थी, 10 थी। ए की वैल्यू 10 थी और डी की वैल्यू -3। तो ए की वैल्यू पे 10 रखेंगे, +14 इंटू -3। जैसे मैं यहाँ पे बता दें, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे ये क्या था, 10 प्लस 14 3 जा -42 आ जाएगा, बराबर A15। तो 10 -42 करेंगे तो क्या आ जाए, -32 आ गया। तो चाहे इस तरह से निकालो, आंसर तो सेम ही आएगा। इससे पहले भी हम निकाले थे, पहले मेथड से आंसर कितना आया था, -32। इस तरह से निकालेंगे तो भी माइनस, इसी वाले लेंदे, ये वाला भी तरीका एक सिंपल बेस्ट तरीका है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए बेसिकली हम पहले वाले मेथड से ही करते हैं। नहीं तो इसमें करना क्या होता है, बेसिकली आप पहले क्या करते हैं, आप नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाते, पहले पता लगाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। फिर आप देखते हैं कि स्टार्टिंग से जो टर्म, कौन सा टर्म उसके लास्ट वाला के जितना जो टर्म निकालना है उससे कौन सा ऐड कर रहा है। जैसे हमने देखा यहाँ से लास्ट से गिनते गए 11th टर्म। अब देखिए स्टार्टिंग में कौन सा टर्म से मिल रहा था, 15th वाला टर्म मिल रहा था, ये इसका टर्म 11th से टर्म में जो लास्ट से निकाल रहा है। थोड़ा कन्फ्यूजन लगा तो सॉरी। बस यही था आज का आखिरी लास्ट लेक्चर। थैंक यू, फिर मिलते हैं आप सबसे कल। आपको इतना समझ में आ गया है तो आप बेसिकली है ना क्वेश्चन कर सकते हैं एक्सरसाइज 5.2 का एनसीईआरटी से। बहुत इजी, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इजीली इजी हो जाएगा आपके लिए। बस एक बार ट्राई कीजिए, होमवर्क में आपके लिए एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक टिके है तो। फिर मिलते चलिए अगले आपसे अगले वीडियो में, थर्ड लेक्चर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच।